सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एचएसएससी का सीनियर साइंटिफिक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी 2023 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। ऑल्दो ये वैकेंसी रीएडवर्टाइज हुई है बट हम इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसका पैटर्न मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। 45 क्वेश्चंस साइंस के थे। साइंस मीन्स फोरेंसिक साइंस प्लस बायोटेक्निक्स से क्वेश्चंस थे 45। क्योंकि ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पोस्ट हैं तो ऑलमोस्ट जितना साइंस वाला पोर्शन था वो फोरेंसिक साइंस का ही था। प्लस 55 क्वेश्चंस जनरल के थे। जनरल में मैं बता देती हूँ कि 5 हिंदी के क्वेश्चन, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर साइंस, 5 मैथ से, 5 रीजनिंग और 25 क्वेश्चंस थे हरियाणा जीके से। तो टोटल 55 पोर्शन का जनरल पोर्शन हो गया था और 45 क्वेश्चन साइंस से थे। और अगर लेवल की बात करूं तो ये फोरेंसिक साइंस और बायोटेक्निक से एमएससी टाइप के क्वेश्चंस थे। मीन्स आपको फोरेंसिक साइंस और बायोटेक्निक्स की थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, सब कुछ पता हो मेथड्स का, टेक्निक्स का, तो आप ये मतलब क्वेश्चन पेपर इजीली कर सकते हो। तो हम लोग साइंस वाले क्वेश्चन करेंगे 45 क्वेश्चंस और जनरल पोर्शन में सिर्फ आपको आंसर्स बता दूंगी तो आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM प्रोवाइड्स ए रिजोल्यूशन ऑफ। तो TEM जो कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप SAM भी होता है, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे टैम की रिजोल्यूशन पावर पूछी है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0.2 नैनोमीटर। रिजोल्यूशन पावर होती है कि दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स या फिर पॉइंट्स को अलग अलग करके देखने की पावर, तो वो रिजोल्यूशन पावर होती है। और लिमिट इसके अपोजिट होती है, दैट इज़ द डिस्टेंस, कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी मिनिमम डिस्टेंस है कि उसको हम क्लियरली अलग अलग देख सकते हैं उन दो ऑब्जेक्ट्स को, अप टू दैट लिमिट। तो वो रिजोल्यूशन लिमिट होती है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर टैम की बात करें तो टैम में 0.1 नैनोमीटर से लेके 0.2 नैनोमीटर तक होती है। बाकी और माइक्रोस्कोप और ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में रिजोल्यूशन पावर 100 माइक्रोमीटर होती है, लाइट माइक्रोस्कोप में 100 नैनोमीटर, SAM में 5 नैनोमीटर और टैम की बहुत कम होती है, मतलब बहुत अच्छी रिजोल्यूशन पावर होती है। इतनी डिस्टेंस तक भी वो देख सकते हैं टैम में हम 0.1 से 0.2 नैनोमीटर तक। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रख सकते हो क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि लिमिट कितनी होती है, किसकी कितनी है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स शो एम्फीबॉलिक पाथवे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है डबल वे साइकिल। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है दैट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड एज वेल एज प्रोड्यूस, मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों चलेंगी। एनर्जी यूज़ भी हो रही है और प्रोड्यूस भी हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि एक 8 स्टेप रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जी यूज़ भी होती है और अदर प्रोडक्ट्स बनते भी रहते हैं जो अल्टीमेटली एनर्जी को बनाते भी हैं, ATP की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे यूजुअल सिट्रिक एसिड साइकिल तो आपको पता ही है, उसमें जो सबस्ट्रेट है ना वो सिर्फ साइकिल के सबस्ट्रेट नहीं होते हैं, वो अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के भी इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, तो वो फर्दर दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होके वेरियस अमाइनो एसिड और प्यूरिन्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। ऐसे ही जो सक्सीनेट बनता है वो पोरफायरिन रिंग को भी बना सकता है। ऐसे ही जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इससे भी वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स बन सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फर्स्ट सबस्ट्रेट फर्स्ट एक्सेप्टर की तरह काम करता है, ये इन स्पाइट ऑफ दैट अदर मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, जैसे कि पिरामिडीन्स बना सकता है और पैप को बनाता है, मतलब फोस्फोइनोल पायरुवेट, और जो कि अल्टीमेटली वेरियस अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को बना सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ पे वेरियस वेज में प्रोड्यूस भी हो रही है, वेरियस फॉर्म्स में, और यूज़ भी हो रही है, तो वो साइकिल है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन द मेटाबॉलिज्म। तो जो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं है उसका एग्जाम्पल बताना है, तो इसमें थर्ड हो जाएगा मेलार्ड रिएक्शन, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम कैटालाइज्ड होती हैं और 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है ग्रुप ट्रांसफ़र, देन इज़ कार्बन बॉन्ड की मेकिंग और ब्रेकिंग, थर्ड इज़ रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, फोर्थ इज़ फ्री रेडिकल एंड फिफ्थ इज़ आइसोमराइजेशन। तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है सारी की सारी एंजाइम कैटालाइज्ड होती हैं। इसके ऑपोजिट में जो मेलार्ड रिएक्शन होती है वो एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। ये तब होती है जब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमोनिया ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है, तो जब उनको हीट किया जाता है तो ये शुगर के साथ रिएक्शन करते हैं, शुगर जो अदर कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट का अमोनिया ग्रुप दूसरे कंपाउंड के शुगर के साथ रिएक्शन जब करते हैं तब मेलार्ड रिएक्शन होती है। और जब इन कंपाउंड्स को हीट किया जाता है, स्पेसिफिकली जो कुकिंग प्रोसेस में जब इन कंपाउंड्स को हीट किया जाता है, जब हीट मिलती है तब ये रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, तब ये रिएक्शन होती है। और फ्लेवर और अरोमा के लिए ये मेनली ये रिएक्शन होती है, मीन्स अल्टीमेटली इसका पर्पज़ है फ्लेवर और अरोमा प्रोड्यूस करना। देन फोर्थ है नेम द इनहिबिशन वेयर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंजाइम। मतलब जो लास्ट में प्रोडक्ट बना है एट द एंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो फर्स्ट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा फीडबैक इनहिबिशन। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये हेक्सोकाइनेज को फीडबैक इनहिबिशन देता है। मतलब अगर ये एक्यूमुलेट होगा प्रोडक्ट तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे फीडबैक इनहिबिशन के एग्जांपल है। इसके अलावा जो कॉमन और इम्पोर्टेंट है तो वो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड टू हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आरबीसी में पूछा हुआ है कि मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब जिसकी कमी की वजह से आरबीसी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, उनका लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो वैसा कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा पायरुवेट काइनेज। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आरबीसीज में ग्लाइकोलिसिस ही एक अकेली ऐसी रिएक्शन है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करती है। इसके बियॉन्ड क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी ऑक्सीजन यूज़ नहीं करती है, तो ये फर्दर जो सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो परफॉर्म नहीं करती। इसमें ग्लाइकोलिसिस ही ओनली एनर्जी का सोर्स होती है, वो वाली रिएक्शन। और ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोलिसिस के 10th स्टेप में यूज़ होता है, जहाँ पे पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं पर वन पैप मॉलिक्यूल। तो टोटल अगर ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से बात करें पायरुवेट की फॉर्मेशन तक, तो 4 एटीपी बनते हैं इस वाले स्टेप में। अब क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ही होती है आरबीसी में एटीपी रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसलिए ये एंजाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी आरबीसी में, और उनको अपनी नीड के हिसाब से प्रिकर्सर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, फुलफिल नहीं हो पाएंगी, और अल्टीमेटली उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 6th का। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हों, और ये सिट्रिक एसिड में ही प्रेजेंट होते हैं। सिट्रिक एसिड जो कि TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी नाम इसीलिए देते हैं सिट्रिक एसिड को, क्योंकि जो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो कि कैसी होती है, तो अल्टीमेटली आप सिट्रिक एसिड की समझ जाओगे। और अगर मैं और ज़्यादा रिकॉल करूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप में जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन करता है तब जाके सिट्रिक एसिड साइकिल बनता है, तो इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है द एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज। तो एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम का दूसरा नाम बताना है हमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सॉफ्ट इनहेरिटेंस।
आपको पता होगा कि जेनेटिक और एपिजेनेटिक दो तरीके की इनहेरिटेंस पढ़ते हैं हम। जेनेटिक में तो हम न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि इफ़ सीक्वेंस गॉट चेंज्ड तो फिर वो अल्टीमेटली अपने फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन एपिजेनेटिक में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस तो सेम रहता है बट अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से रीमॉडलिंग हो जाती है न्यूक्लिक एसिड्स की, मतलब उसके साथ जो भी कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं उनकी मॉडिफिकेशन की वजह से अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड अपना इफ़ेक्ट अलग तरीके से शो करता है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, उस तरीक़ा का इनहेरिटेंस होता है एपिजेनेटिक, और उसको सॉफ्ट इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज एल्बिनिज्म एंड अल्केप्टोन्यूरिया। तो ये एग्जाम्पल बताने हैं हमने कि किसके अंडर आते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा रिसेसिव इनहेरिटेंस। रिसेसिव मीन्स कि दोनों एलील्स, बोथ द एलील्स शुड गेट अफेक्टेड टू शो ए पर्टिकुलर डिजीज़। और इसके अलावा इसमें जैसे एल्बिनिज्म और अल्केप्टोन्यूरिया तो हैं ही, ये दोनों ही टायरोसिन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। एल्बिनिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे मेलानिन पिगमेंट बन जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है। और अल्केप्टोन्यूरिया में ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी बोलते हैं, तो वो भी टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। इसके अलावा रिसेसिव इनहेरिटेंस में और डिजीज़ के एग्जांपल हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-सैच डिजीज़, फिनाइलकीटोयूरिया, थैलेसीमिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि एक्स लिंक्ड नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट में आता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये सारे एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के हैं, तो इजीली आप लोग कर सकते हो और इनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऐसे ही आप सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव और डोमिनेंट के भी देख सकते हो एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो हमें फाइंड आउट करना है कि होमोजाइगस है F1 जनरेशन या हेट्रोजाइगस, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, टेस्ट क्रॉस। ऐसा क्यों, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि जो क्रॉसिंग होती है फर्स्ट पेरेंट्स के बीच में और उनसे F1 फीलियल जनरेशन प्रोड्यूस होती है, तो उनका ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि F1 की रिसेसिव पेरेंट से क्रॉसिंग करवाते हैं, जो F1 ऑफस्प्रिंग आया है उसके अपने रिसेसिव पेरेंट से। तो रिजल्ट अगर सारे के सारे डोमिनेंट आए इंडिविजुअल्स, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि F1 में जीनोटाइप होमोजाइगस था। और अगर 1:1 रेशियो आया कि मतलब हाफ ऑर्गेनिजम्स होमोजाइगस थे और हाफ ऑर्गेनिजम्स हेट्रो, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग आया, और 1:1 रेशियो आया, तो इसका मतलब ये है कि F1 जनरेशन के इंडिविजुअल का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस था। तो ये फाइंड आउट हम लोग टेस्ट क्रॉस की हेल्प से करते होते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस ए फिनोटिपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज़। तो हमें बताना है इसका आंसर डायरेक्ट ही होता है म्यूटोन। ये मीन्स न्यूक्लिक एसिड की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो वो इफेक्ट शो करेगी। तो दैट स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ शोइंग द इफेक्ट आफ्टर म्यूटेशन, उसको म्यूटोन बोलते हैं। ऐसे ही जो रेकॉन दिया हुआ है दैट इज़ द यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, मतलब न्यूक्लिक एसिड का वो पार्ट जिसमें रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस होती है, दैट इज़ रेकॉन। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है कुछ तो आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, गायनेकोमेस्टिया इज़ द सिम्टम ऑफ। गायनेकोमेस्टिया किस डिजीज़ में होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा लिनफेल्टर सिंड्रोम। गायनेकोमेस्टिया होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। तो ये किस कंडीशन में होगा, XXY जो कि लिनफेल्टर का एक सिम्टम है, लिनफेल्टर का एक रीज़न है XXY कंडीशन। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आने की वजह से मेल में फीमेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर आते हैं, जिनमें से गायनेकोमेस्टिया एक है। ओके, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन,
तो एक और चीज़ है 11th में जो ये दिए हुए हैं क्राइडू चैट, टर्नर, डाउन सिंड्रोम, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि किस में कौन से क्रोमोसोमल एब्रेशन हो रही है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही हैं। क्योंकि आप आगे ही देखोगे कि क्राइडू चैट पे तो एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, क्वेश्चंस के टाइप मिले या पॉइंट्स मिले, तो उसके बारे में सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सीमन। तो सीमन के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, किसको एज ए बायो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बायो मार्कर यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एसिड फॉस्फेटेज, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज़ करती है एसिड फॉस्फेटेज को। ये मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है फोरेंसिक लैबोरेटरी में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सीमन। और ये जो एंजाइम है इट इज़ फंक्शनल इन एसिडिक कंडीशन एंड इसका फंक्शन होता है इट कैटालाइजेज द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, फॉस्फेटेज मीन्स फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। अगर फंक्शन की बात करें, ये एंजाइम इट प्रिपेयर्स स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, मीन्स उसको इनेबल करता है, ऐसे ऐसे चेंजेस करवाता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा स्पर्म के फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी अटेन करने में, कैपेसिटेशन। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एसिड फॉस्फेटेज वन ऑफ द कंपोनेंट है जो इसको स्पर्म की कैपेसिटेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और उसको हम एज ए बायो मार्कर यूज़ कर सकते हैं कि सीमन प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिनिन क्या है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल्स। तो जब क्रिएटिन फॉस्फेट मसल्स में ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है। आपको अगर थोड़ा और मैं बताऊं कि वर्टिब्रेट्स में मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट होता है एज ए एनर्जी सोर्स, एज ए एनर्जी प्रिकर्सर, और इनवर्टिब्रेट्स में आर्जिनिन फॉस्फेट होता है। और यूजुअल कंडीशंस में ये यूज़ नहीं होते हैं, यूजुअल एटीपी ही की मतलब यूज़ होता रहता है, एटीपी ही ये यूज़ नहीं होता है। ये बिल्कुल जब स्टार्व्ड कंडीशंस आ जाती हैं हमारी बॉडी में तब जाके ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स में क्रिएटिन फॉस्फेट, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं और मसल्स के एनर्जी सोर्स होते हैं। जब क्रिएटिन फॉस्फेट यूज़ हो गया तो ये क्रिएटिनिन में चेंज हो जाता है, जो कि हमारी किडनी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। अगर हमारी किडनी का फंक्शन एबनॉर्मल है तो इसका लेवल हमारे यूरिन में नहीं, इसका लेवल हमारे सीरम में ज़्यादा हो जाता है और यूरिन में कम आ जाता है। तो हम दोनों टेस्ट करके देखते हैं। अगर एबनॉर्मली जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज और डिक्रीज दिख रहा है तो हम फिर डायरेक्ट इंडिकेशन लगा सकते हैं कि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। तो एक चीज़ पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो और याद रख सकते हो, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th द मोस्ट। हाँ, एक चीज़ और, जो क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेक होता है, जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऐसे फॉस्फोराइलेशन स्टेप में। तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी प्रोडक्शन के कंपैरिजन में, जो एटीपी ब्रेक होती है उस प्रोसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है यहाँ पे। मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट की ब्रेकडाउन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू एटीपी ब्रेकडाउन के। ओके, तो ये इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट यूरिनरी प्रोटीन इज़। तो इसका आंसर डी हो जाएगा टैम हॉर्सफॉल ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एक अकेला प्रोटीन होता है, इसको यूरोमोडुलिन बोलते हैं, जो कि यूरिन में जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है अमंग द ऑल अदर प्रोटीन्स। जितने प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं यूरिन में उसमें 50% अमाउंट इसी की होती है कंसंट्रेशन, एंड एल्ब्यूमिन देन नेक्स्ट होता है उसकी 20% एंड देन ग्लोबुलिन कम कंसंट्रेशन में दैट इज़ 5%। यूरोमोडुलिन या फिर टैम हॉर्सफॉल ग्लाइकोप्रोटीन ये किडनी स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। और ये जो हमें पता है कि किडनी के नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले है उसकी दो लिम्ब होती है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो असेंडिंग वाली है वो इसको सिंथेसाइज करती है और इसका फंक्शन होता है एक्ट एज द डिफेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। तो उसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोड्यूस होता है और इसीलिए ये यूरिन में भी रिलीज आउट हो जाता है।
तो इसीलिए ये हो गया ना यूरिन स्पेसिफिक प्रोटीन। ऑल्दो इसका फंक्शन अलग है, सिक्रेशन का बेसिक अलग है, बट क्योंकि ये यूरिन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है अमंग अदर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, जैफे टेस्ट डिटेक्ट्स। तो जैफे टेस्ट से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्रिएटिनिन इन यूरिन। जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेकडाउन होकर क्रिएटिनिन में चेंज हो जाता है और वो किडनी से रिलीज़ होता है। किडनी के फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि वेदर द किडनी इज़ परफॉर्मिंग वेल और नॉट, तो उसके लिए जैफे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर मैं थोड़ा प्रिंसिपल की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक सबस्ट्रेट डालते हैं जो इस जैफे टेस्ट में एक रिएजेंट होता है और वो रिएजेंट पिक्रेट होता है। पिक्रेट क्योंकि आपको पता होगा कि येलो कलर का होता है। जब ये क्रिएटिनिन के साथ रिएक्शन करता है अल्कलाइन कंडीशन में तो ये एक रेड ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है और जिसकी हम 500 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस मेज़र करके उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें क्रिएटिनिन की क्वांटिफिकेशन हो जाएगी। इवन क्वालिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन दोनों ही चीज़ें इस जैफे टेस्ट से कर सकते हैं कि इधर प्रेजेंट है या नहीं है तो कितना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, प्रोस्टैटिक फ्लूइड कंटेन्स। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है और उसके फ्लूइड में क्या होता है वो चीज़ हमें बतानी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बोथ बी एंड सी मीन्स एसिड फॉस्फेटेज तो होता ही है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये फॉस्फेट ग्लैंड रिलीज़ करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज़ करती है। उसके साथ साथ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी होता है और ये जो टोटल सीमन प्रोड्यूस होता है उसका 20 to 30% प्रोस्टेट ग्लैंड ही रिलीज़ करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, what are the differences in the specific regions of the DNA sequence called during DNA fingerprinting। तो DNA fingerprinting में जो specific DNA sequence होते हैं जो कि इवन DNA fingerprinting का बेसिस भी होते हैं, बेस वही होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिपीटेटिव DNA। वो रिपीटेटिव DNA ही होते हैं जिनको हम VNTR कह के भी बुलाते हैं। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये क्या होते हैं? इनमें हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म होता है जो अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ मिलते हैं एंड इनमें माइनर सीक्वेंस डिफरेंस होने की वजह से ये इतने यूज़फुल हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है इसीलिए पोलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब ही यही होता है कि माइनर सीक्वेंस डिफरेंस की वजह से वेरियस फॉर्म्स प्रेजेंट होना। अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको होल जीनोम से फ्रेगमेंट की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, है ना, लेकिन पोलीमॉर्फिज्म होने की वजह से उन फ्रेगमेंट्स की लेंथ अलग अलग हो जाती है और इसलिए जो लास्ट में हमें फ्रेगमेंट मिलते हैं उनको हम RFLP बोलते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म। अब क्योंकि RFLP के बेस पे हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं तो ये जो RFLP होते हैं यही मेजर और इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। ये मैंने पूरा DNA फिंगरप्रिंटिंग का मोटा मोटा बता दिया आपको कि कैसे कैसे होता है। इनका बेसिस होता है पोलीमॉर्फिज्म होना। पोलीमॉर्फिज्म हमारे DNA में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन सेगमेंट्स को कट कर देता है। लेकिन क्योंकि पोलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है और थोड़ा थोड़ा माइनर सीक्वेंस डिफरेंस है तो उसकी वजह से उन सेगमेंट्स की लेंथ सिमिलर नहीं होती है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म जो लेंथ आई है सेगमेंट्स की वो अलग अलग होती है और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो सेम एंसेस्ट्री होती है उनमें ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है, बट जिनके साथ हम एंसेस्ट्री शेयर नहीं करते उनके साथ ये अलग अलग होती है, उनमें अलग अलग होती है। तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि इसी के बेस पे हम लोग फिर इन RFLP सेगमेंट्स को ही कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि वेदर दिस इंडिविजुअल इज़ रिलेटेड टू अनदर इंडिविजुअल और नॉट। तो इनकी वजह से बताते होते हैं। तो इसीलिए इनका बेसिक क्या होता है, वो रिपीटेटिव DNA होता है ना, वही DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक होता है और उन सेगमेंट्स को VNTR बोलते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, I mean 2 to 3 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग पे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और समझ लेना इसके कंसेप्ट को कि प्रिंसिपल किस बेस पे काम करता है।
और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाकी टेक्निक से कैसे अलग है और इसके कैसे किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन माइनर पीक्स रिप्रेजेंट। तो जो छोटी छोटी पीक्स आती हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा बल्क डीएनए को। बल्क मतलब जो बाकी बच गया। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है ये दो तरीके की होती है, रेट जोनल और आइसोपिकनिक। रेट जोनल में क्या होता है कि जो मीडियम है उसकी जोनल डेंसिटी जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसके बाद बनती है ना। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो कंपोनेंट जिसकी जो डेंसिटी होगी वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उस प्लेस पे अरेंज हो जाएगा और जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। लेकिन आइसोपिकनिक में हम ऑलरेडी मीडियम में ऐसे सब्सटेंसेस डाल देते हैं जिसकी वजह से प्री फॉर्म्ड डेंसिटी जोन्स मिल जाती हैं हमें, और उस मीडियम में हम हमारे जो इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करवाते हैं। ओके, तो इसमें क्या किया था, जो आइसोपिकनिक वाली है उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना के मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके आइसोपिकनिक वाले सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज किया। अब क्या होता है कि इसमें एक सैटेलाइट बैंड होता है डीएनए में, आपको पता ही होगा, क्योंकि सैटेलाइट बैंड का जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियस है बल्क डीएनए के कंपैरिजन में जो सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हो कि रिपीटेटिव डीएनए मेजर पोर्शन बनाता है हमारे डीएनए का, मोर देन 99%, है ना। तो रिपीटेटिव डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो बल्क बच गया, जो बाकी बच गया, है ना। तो जीसी कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा डेंस हो जाता है और डीएनए का 92% क्योंकि यही बनाता है, तो इसीलिए एक बैंड आएगा थिक बैंड, तो वो किसका होगा, सैटेलाइट बैंड का, है ना। और जो दूसरा बैंड होगा वो बल्क डीएनए का होगा। अब क्योंकि वो सिर्फ 8% ही बना रहा है होल डीएनए का, तो इसलिए इसका जीसी कंटेंट कम होगा और इसका बैंड थिन होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो थिन बैंड होगा वो किसका होगा, माइनर पीक होगी, वो किसकी होगी, बल्क डीएनए की, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अगर मेजर पीक पूछ लेता हमसे तो हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं या फिर सैटेलाइट बोलते हैं। दोनों ऑप्शन इनको नहीं देने चाहिए थे, अगर ये मेजर पूछेंगे तो दोनों नहीं देंगे। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, पोलीमॉर्फिज्म इन डीएनए फॉर्म्स द बेसिक ऑफ। पोलीमॉर्फिज्म होती है क्योंकि डीएनए में, क्योंकि मतलब ये होता है कि एक अलील या फिर जीन की मल्टीपल फॉर्म्स प्रेजेंट होना, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये किसका बेसिक बनाती है, अभी ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में ही पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया। इसका रीज़न यही था कि एक कंसेप्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो आप यहाँ पे इजीली क्लिक कर सकते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक और जेनेटिक मैपिंग दोनों का बेसिक पोलीमॉर्फिज्म होता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोलीमॉर्फिज्म कैसे इसका बेसिक होता है। जीनोम मैपिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। जब हम लोकेट करना चाहें दैट इज़ जीनोम मैपिंग। ये कुछ जेनेटिक मार्कर की हेल्प से किया जाता है और जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मार्कर है इसके लिए, है ना। तो इसीलिए दोनों टेक्निक्स का बेसिस पोलीमॉर्फिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है VNTR क्या होता है, 20th क्वेश्चन। अभी मैंने ऊपर बताया आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में वो टेंडम रिपीट्स का नंबर अगर 100 है, फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग, अगर 100 है तो दूसरे में मान लो 130 है। अब यहाँ पे ऑल्दो नंबर मैं बहुत छोटा छोटा ले रही हूँ तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा डीएनए है, 100 और 130 में थोड़ी ना डिफरेंस आएगा, तो आप नंबर ज़्यादा ले सकते हो। मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ कि मान लो एक बंदे में 100 बार रिपीट हो रहा है कोई सेगमेंट और दूसरे बंदे में वही सेगमेंट 130 बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से सेगमेंट की लेंथ चेंज हो जाएगी, और जो कि हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बनाता है ना। नेक्स्ट है द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सेम फॉर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विन। क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है कि एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बनते हैं और फर्दर फिर जाके जब ग्रोथ हो जाती है फुल डेवलपमेंटल पीरियड के एंड में 2 इंडिविजुअल बनते हैं। बट क्योंकि वो एक ही जाइगोट से आए हुए हैं, एक ही डीएनए शेयर करते हैं, सेम डीएनए शेयर कर रहे हैं, सेम ओरिजिन की वजह से सेम फिंगरप्रिंटिंग होगी, है ना। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन,
एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। तो इस टेक्निक का जो यूज़ है वो किस में करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ब्लड ग्रुपिंग को डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड ग्रुपिंग को मीन्स डिटरमाइन करने के लिए कि, और ये स्पेशल कंडीशन में किया जाता है एब्जॉर्प्शन इल्यूशन। ये टेक्निक ड्राइड ब्लड सैंपल के ब्लड ग्रुपिंग के लिए की जाती है। अब जो वेट है, जो फ्रेशली ब्लड है, कलेक्टेड ब्लड है, उसमें तो आपको पता ही है कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इजीली विदिन मिनट्स हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। बट इन द केस अगर फोरेंसिक्स टीम कहीं जाती है और उनको ब्लड सैंपल मिलता है बट वो ड्राई हो चुका है, तब इस कंडीशन में ये एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक परफॉर्म करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लड सैंपल में क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, तो इसलिए एंटीबॉडीज़ डालते हैं उनके अगेंस्ट, और अगर उनके बीच रिएक्शन होती है तो ब्लड ग्रुप स्पेसिफिसिटी पता चल जाती है। देन इस रिएक्शन को इल्यूड आउट कर देते हैं, मतलब वॉश कर देते हैं, वॉश करके इस चीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो ऑल्दो एग्लूटिनेशन जैसा ही है लेकिन टेक्निक का नाम अलग है और हम यहाँ पे एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड स्टेन्ड मटेरियल। तो भी ये भी थोड़ा सा सेम ही क्वेश्चन है 23rd। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा लैटिस क्रस्ट टेस्ट, इसको ये चीज़ बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन इल्यूशन का अपोजिट काइंड ऑफ टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइड ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या किया एब्जॉर्प्शन इल्यूशन में कि एंटीजन प्रेजेंट थे, है ना, एंटीजन तो प्रेजेंट होते ही हैं हमारे आरबीसीज के ऊपर, और हमने ऊपर से एंटीबॉडी डाल दी, तो उस रिएक्शन को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन इल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमारी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन है और जो सीरम है, जो ब्लड है, उसमें उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी आरबीसी है उनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है और सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो हम यहाँ पे काइंड ऑफ अपोजिट रिएक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन इल्यूशन। और इस वाले जो टेस्ट है उसको बोल रहे हैं लैटिस क्रस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस टेस्ट में, अब क्योंकि ड्राइड ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होंगी ना, सीरम है वो सैंपल में, तो हम क्या करेंगे, इनको पर्टिकुलर आरबीसीज से इंक्यूबेट करवा के ब्लड ग्रुपिंग को डिटेक्ट कर लेंगे, है ना। इसमें क्या होगा कि ब्लड की एंटीबॉडीज़ जो हम एक्सटर्नल डिफरेंट काइंड ऑफ आरबीसीज से इंक्यूबेट करवाएंगे, तो क्योंकि उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, तो इससे क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन होगी और हमें ब्लड ग्रुपिंग का पता चल जाएगा, वो हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो सिर्फ थोड़ा सा अपोजिट करने से ही टेस्ट के नाम अलग अलग हो जाते हैं, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इस टेस्ट को क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं। देन नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कैटेगराइज्ड एज इम्यूनोजन। तो कौन कौन सी इन चारों में से इम्यूनोजन हो सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्योंकि इसमें मुझे ऑप्शन में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगी, क्योंकि मे भी लिखा है ना इसमें, तो जाके ये एंटीजन, NTRH और एंटीजन बी इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर क्लियर कट पूछता आपसे कि इम्यूनोजन कौन कौन से हैं, तो इन चारों में से कोई भी नहीं था, क्योंकि एंटीजन और इम्यूनोजन में डिफरेंस होता है। जैसे एंटीजन तो वो होता है जो, सिर्फ डेफिनेशन दूंगी मैं आपको, जो एंटीबॉडी से बाइंड कर सके, जिसमें ऐसी पावर हो कि वो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है, दैट इज़ एंटीजन। बट इम्यूनोजन होता है वो कंपोनेंट्स जो एंटीबॉडी से तो बाइंड करें ही करें, बट फर्दर जाके हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को अगर एलिसिट कर दें, अगर उसकी रिस्पॉन्स को एग्जीग्रेट कर दें, इंक्रीज़ कर दें, या फिर मतलब प्रोड्यूस होने के लिए प्रोवोक कर दें, तो वो होते हैं इम्यूनोजन। तो दोनों में क्लियर कट डिफरेंस होते हैं। एंटीजन सिर्फ फर्स्ट स्टेप को की गारंटी देता है कि हाँ वो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन इम्यूनोजन उसके साथ साथ अगर इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करें तो वो इम्यूनोजन होता है। और जो हैप्टन होता है वो स्पेसिफिकली एंटीजन होता है, इम्यूनोजन नहीं होता है। जब हैप्टन के साथ कैरियर मॉलिक्यूल अटैच करते हैं तब उसमें एज अ होल वो प्रॉपर्टी आती है कि अब वो इम्यूनोजन की तरह काम कर सकता है। तो इसीलिए हैप्टन को छोड़ के बाकी ऑप्शन इम्यूनोजन में आ जाएंगे।
वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मे बी लिखा है, अगर क्लियर कट पूछता तो इनमें से कोई भी नहीं होता ऑप्शन में से। ओके, नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, RH एंटीजन इन द ब्लड इज ऑल्सो नोन एज। तो RH एंटीजन का दूसरा नाम पूछा है, इसका आंसर सी हो जाएगा, डी एंटीजन। ये जो RH है रीसस वर्ड से लिया गया है। रीसस एंटीजन्स RBC की मेम्ब्रेन पे एज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस होते हैं, हमें पता ही है। अगर प्रेजेंट होते हैं तो RH पॉजिटिव बोल देते हैं, अगर नहीं होता तो नेगेटिव बोल देते हैं। अब इनको डी एंटीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेसस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 5 तरीके के होते हैं, सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, डी, कैपिटल ई और ई। तो और इन पांचों में से जो डी वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही पॉजिटिव और नेगेटिव को डिटरमाइन करता है। मगर मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिविटी को डिटरमाइन करेगा, स्पेसिफिसिटी देगा, और अगर नहीं है तो हम नेगेटिव बोलेंगे। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए रीसस फैक्टर को ही RH एंटीजन रीसस फैक्टर को ही डी एंटीजन बोलने लग गए। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, in case of allosteric enzymes what is the graphical representation when initial velocity is plotted against substrate concentration। तो इसमें पूछा है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में एलोस्टेरिक एंजाइम्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं x एंड y पे तो वो कैसा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट हाइपरबोलिक। ये जो नॉन हाइपरबोलिक इसलिए होगा क्योंकि ये मैं बता देती हूँ कि एस शेप का कर्व बनता है जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं उनका। एलोस्टेरिक एंजाइम है, हार्मोन है, कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जो अपनी बिकॉज ऑफ एलोस्टेरिक बाइंडिंग ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल ऑन द एंजाइम, इनकी एफिनिटी चेंज हो जाए, जिनकी जो अदर मॉलिक्यूल की बाइंडिंग से अफेक्ट हो सकते हैं। सबस्ट्रेट से तो बाइंड करते ही करते हैं, सबस्ट्रेट के अलावा किसी और से भी अगर अफेक्ट हो रहे हैं, अगर वो उनके किसी अदर सरफेस पे बाइंड हो रहे हैं तो उनको एलोस्टेरिक बोलते हैं। एलोस्टेरिक का मतलब ही यही होता है। तो इसीलिए उनका ग्रोथ कर्व नहीं, उनका जो कर्व आएगा वो एस शेप का होता है। और इवन आपने हीमोग्लोबिन में भी पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग का कर्व एस शेप का होता है, तो वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। जो नॉर्मल होते हैं, जो एलोस्टेरिक नहीं होते मॉलिक्यूल या फिर एंजाइम्स, उनका कर्व हाइपरबोला होता है, मतलब उनका ऐसे आर्क शेप का कर्व बनता है, लेकिन एलोस्टेरिक वालों का एस शेप का बनता है। इसीलिए एस शेप तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, नॉट हाइपरबोलिक दिया हुआ है, तो हाइपरबोलिक नहीं होगा, उससे डिफेक्टेड होगा, मीन्स उससे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है 27, ये जीके के क्वेश्चंस आ गए। तो इसमें है पाली पंचायत ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया। तो 27 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज अवॉर्डेड द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड ऑन 28 अप्रैल 2022 इन न्यू दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है ना, अटल टनल। नेक्स्ट है recently which state has become the first state in the country to set up L-root server to promote the e-governance। तो 29th का हो जाएगा सी, राजस्थान। नेक्स्ट है clove used as a spice are derived from which of the following plant part। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर बड, सी। अब ये थोड़ा साइंस का है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्लोव का होता है साइंटिफिक नेम साइजियम एरोमेटिकम, और ये फैमिली मार्टेसी से बिलोंग करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है यूजिनोल, जो कि एक सबसे अच्छा बायोएक्टिव कंपाउंड है। ये जो इसकी फ्लावर बड होती है ये ड्राइड एरोमेटिक फ्लावर बड होती है, एंड इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ फिनोलिक कंपाउंड लाइक फ्लेवेनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टूवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड। हंगर फ्री वर्ल्ड बुक किसने लिखी थी। तो ये चीज़ आप हंगर से और अगर आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन MS स्वामीनाथन का याद होता तो आप कर सकते थे। इसका आंसर इसीलिए फोर्थ हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये इंडियन एग्रोनॉमिस्ट थे और ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर भी माने जाते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पता ही होगा 1960s के अराउंड आया था। इट वॉज ए पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड
इनिशिएटिव्स दैट सो ग्रेटली इंक्रीज्ड इन क्रॉप यील्ड्स, तो उसमें क्रॉप यील्ड्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ था और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का था। अगर हम मेजर क्रॉप्स इन्वॉल्व कौन कौन सी थी उनकी बात करें तो उसमें जैसे वीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज, ये मेन जो क्रॉप्स थी वो इन्वॉल्व थी। इसके अलावा क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन की बात आ गई है तो ब्लू और वाइट रिवोल्यूशन भी आप लोग पढ़ सकते हो। वाइट रिवोल्यूशन 1970s में आई थी और ब्लू रिवोल्यूशन 20th सेंचुरी के मिड से लेके अभी तक चली रही है। ब्लू रिवोल्यूशन फिशेज से रिलेटेड है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिया करो। जैसे किसी का कनेक्शन आता है तो उसके कनेक्टेड जितने आसपास में पेरिफेरी में जितने वर्ड्स आपको याद आते हैं सारी चीज़ें कवर कर लिया करो। नेक्स्ट है सत्रिया इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 32nd का सी, असम का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स was inserted by the Constitution 42 Amendment Act 1976, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज इन बिटवीन कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी, 34 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, ए पेरीपेडिमेंट इन ए डेजर्ट और द सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर सी हो जाएगा बजादा। नेक्स्ट है आइसोहेलाइंस आर द लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल, तो कौन सी दो चीज़ों को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोहेलाइन, तो इसमें 36 का डी हो जाएगा सेलाइनिटी। तो दो एक्सट्रीमिटी ऑफ सेलाइनिटी लेवल को ज्वाइन कर रही है लाइन, उनको आइसोहेलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। When the price of Maruti cars increased by 30%, the number of Maruti cars sold decreased by 20%. The total sales revenue, तो इसमें हमें ये सॉल्व करके बताना है। 37 का सी हो जाएगा, increased by 4%. नेक्स्ट है 38, the remainder when 15 raised to power 23 plus 23 raised to power 23 is divided by 19, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा 0। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो 39 का फर्स्ट हो जाएगा 11। नेक्स्ट है 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज़ डिफरेंट, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज़ डिफरेंट, तो 4 में से 3 तो ऑलमोस्ट सेम है, एक थोड़ा अलग है ना। तो वो चीज़ हमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको वैसे सॉल्व करके बताना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है A cube of side 125 cm is painted red on all of the faces and then cut into the smaller cubes of sides 25 cm each. Find the number of the smallest cubes having at least 2 faces painted. तो ये भी रीजनिंग का इसका आंसर हो जाएगा C, 44। नेक्स्ट है 42, there are 6 members P, Q, R, S, T and U in a family. T is the brother of P's husband. U is the mother of T, Q is the daughter of S and P, the granddaughter of R. How is R related to T? तो 42 का हो जाएगा D, father. Next है in a code language SOUP is written as TNVO. How will BOWL is written in that manner? 43 का B हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर, तो ये रीजनिंग में है कि आपको मिसिंग नंबर आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व करने हैं। जब हम 44 का देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा C, 324। नेक्स्ट है ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लूजेज 15%. एट वट प्राइसेस इन रुपीज़ शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट, तो 45 का C हो जाएगा। 525 में अगर वो सेल करेगा तो ही जाके उसको 5% प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है 46th, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस when divided by 8, 9, 12 एंड 15, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा 1085। नेक्स्ट है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ सर्चिंग द क्राइम सीन इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसको मानते हैं, तो 47 का सी आंसर हो जाएगा ग्रिड मेथड को।
ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि हमें पता है, जैसे ग्रिड, स्पाइरल, क्वाड्रेंट, या फिर जिसको जोन सर्च बोलते हैं, या फिर स्ट्रिप या फिर लाइन सर्च बोलते हैं। ये 4 मेन मेथड होते हैं। तो इनमें स्टार्ट कैसे करना है और मूव करते हुए एरिया को स्कैन कैसे करना है, दैट इज़ डिफरेंट, और उसी के बेसिस पे ये 4 मेथड हैं। तो ग्रिड का मतलब होता है एक स्क्वायर शेप की जाली जिसमें बहुत सारे सिमिलर साइज़ के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बने हो, तो दैट इज़ ग्रिड। आपने नाम भी सुना होगा। तो मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। तो जैसे ग्रिड के लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे और जैसे हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, ऐसे स्कैन करते हुए जाएंगे उस एरिया को, एंड देन ऊपर से स्कैन करते हुए आएंगे। ऐसे। तो ये हमारा स्टार्टिंग एंड था और ये एंड पॉइंट है। तो ये होता है ग्रिड मेथड। स्पाइरल में हम कैसे करेंगे कि एक स्क्वायर बनाएंगे पहले, और जो मिड पोर्शन होगा वहाँ से स्पाइरल वे में स्टार्ट करेंगे। ऐसे इन्वेस्टिगेट करना, या फिर मीन सर्च करना, ऐसे स्टार्ट करेंगे, दिस मैनर। ओके, देन इज क्वाड्रेंट मेथड। तो क्वाड्रेंट मेथड, जैसे एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर को हम बाद में फिर एक स्क्वायर में ऐसे डिवाइड कर देंगे, स्मॉल एरिया बना लेंगे। जैसे ये एक स्क्वायर आया, उसको फिर से डिवाइड कर देंगे, एंड बिल्कुल छोटे छोटे एरिया बना के फिर से हम ऐसे प्रोसीड करेंगे हमारी स्कैनिंग को। ये जो एरिया है, अगर ये सफिशिएंट है सर्च करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज इसको फिर से डिवाइड करके ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले इसको स्कैन करेंगे, देन इसको ऐसे ऐसे स्टार्ट करके मूव करेंगे हम स्मॉलर से बिगर साइज़ की तरफ। तो ये 3 मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन तीनों की अलग अलग स्पेसिफिसिटी होती हैं और डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस फोरेंसिक के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी पूछ लेते हैं कि इंडोर आउटडोर के लिए कौन सा बेस्ट है, कभी पूछ लेते हैं कि किन कंडीशन में कौन सा परफॉर्म करेंगे, एंड कभी पूछते हैं कि कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे जब सबसे पहले जो ग्रिड वाला होता है, इसमें ये दोनों इंडोर और आउटडोर दोनों कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके लिए 2 पर्सन्स की ज़रूरत होती है, मीन्स 2 पर्सन कैन अकम्प्लिश इट। देन जो स्पाइरल होता है, इसमें क्या एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कि ऑब्स्टैकल कम से कम होने चाहिए, तो इसलिए ये आउटडोर में ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर इंडोर कर रहे हैं तो लार्ज एरिया होना चाहिए, लेकिन वो उसमें ऑब्स्टैकल्स नहीं आनी चाहिए, है ना। तो लेकिन आउटडोर के लिए ये बेस्ट मेथड होता है स्पाइरल वाला। नेक्स्ट जो है क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या करते हैं, 2 पर्सन्स कैन अकम्प्लिश इट, और ये इंडोर सर्च के लिए बेस्ट माना जाता है ये वाला तरीका। तो इसीलिए हमसे पूछा है कि मोस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा होगा, 47 का आंसर हो जाएगा सी। ग्रिड वाला मेथड सबसे इफ़ेक्टिव होता है, और जैसा कि मैंने बताया इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। देन है 48 क्वेश्चन, द स्पाइरल मेथड ऑफ क्राइम सीन इज इन्वेस्टिगेटेड इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज सूटेबल फॉर, मतलब किन पर्टिकुलर कंडीशंस में स्पाइरल मेथड को ऑप्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर सी हो जाएगा आउटडोर के लिए। जो स्पाइरल मेथड है, अगर वो इंडोर कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स नहीं आने चाहिए, और अगर आउटडोर कर रहे हैं तो आउटडोर के लिए स्पाइरल वाला बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन ऑफ बाइट मार्क एविडेंस एंड इट्स रिलेशन टू ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज़ नोन एज। तो उस फोरेंसिक ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इवन स्ट्रक्चर एंड डिजीज़ रिलेटेड टू टिथ, उसमें इन चीज़ों को ओडोंटोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस, मीन्स जो फोरेंसिक की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है इनमें से।
तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बैग ऑफ टैबलेट्स टेकन फ्रॉम ए कार व्हेन द ड्राइवर इज स्टॉप्ड फॉर इरेटिक ड्राइविंग। मान लो कोई ड्राइवर इरेटिक होता है कि इनकॉन्स्टेंट वे में चला रहा है, बहुत अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा है, तो उसको रोक के इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बैग में अगर उसके कार में अगर टैबलेट्स का बैग मिलता है, इन्वेस्टिगेशन करना, तो ये फोरेंसिक साइंस में आता है, उसकी एप्लीकेशंस है, ये फोरेंसिक टीम कर सकती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स थ्रू डेंटल एक्सरे। ऑब्वियसली कर सकती है, अगर ह्यूमन के रिमेन्स मिले हैं तो उनका एक्सरे करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन द कंपोजिशन ऑफ एन एस्पिरिन टैबलेट बिफोर इट लीव्स द फैक्ट्री। तो ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच में आ जाता है, ये फोरेंसिक का नहीं है कि कोई भी ड्रग बन के आ रही है तो उसको रिपोर्ट करना, उसको फाइंड आउट करना कि उसकी कंपोजिशन कितनी है, वेदर इट इज़ सेफ और नॉट। तो ये फोरेंसिक की एप्लीकेशन नहीं है, ये फार्माकोलॉजी में चली जाती है ये एप्लीकेशन, तो इसलिए इसका आंसर भी सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ वाई ए फेरिस व्हील क्रैश्ड एट एन अम्यूजमेंट पार्क किलिंग 3 पीपल। तो ऑब्वियसली वहाँ पे 3 लोगों की डेथ हुई है, तो ये फाइंड आउट करना कि वो नेचुरल हुआ है जो क्रैश हुआ है या फिर मतलब प्लान था, तो ऑब्वियसली फोरेंसिक टीम वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर वो नेचुरल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्राइम हुआ है तो ऑब्वियसली फोरेंसिक टीम का पहला काम ही होता है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।